हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ में। और आज का हमारा जो सेशन है वो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 जो मेंस एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है, और जब से सिलेबस जारी हुआ है अलग अलग तरीके की जो है वो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। क्योंकि सिलेबस जो है वो कुल मिला के ऐसा लगता है कि जैसे एग्जामिनर ने सिलेबस डाला होगा तो उसने ये सोचा होगा कि क्यों ना मैं सारा बर्डन सिर्फ इन्हीं को दे देता हूं। उसने एनसीईआरटी भी डाल दी, उसने लिटरेचर भी डाल दिया, उसने वोकैबुलरी भी डाल दी, जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन भी डाल दिया, कॉम्प्रिहेंशन भी डाल दिया और कंपोजिशन भी डाल दिया। मतलब सब कुछ डाल दिया। कुल मिला के 20 यूनिट में जो है वो सिलेबस को डिवाइड किया गया है। कहने में बड़ा आसान लगता है, सर 20 ही तो यूनिट है। 20 यूनिट में जो सिलेबस है उसको देख करके मजा आएगा। अब देखो, कंपटीशन जो है वो जैसा कि मतलब मूल तौर पे जो है वो लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ता है। हालांकि कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इरादा एक सीट का है। भले चाहे सीट 5000 हो, 10,000 हो, 2000 हो या 2 हो, हमें एक सीट चाहिए और हमें उसी तरीके से तैयार करना है। अब सबसे पहली बात कि सर क्या ये जो 20 यूनिट जो सिलेबस में दी हुई है, क्या ये किसी भी स्टूडेंट को ऐसा जो है वो निकल कर आएगा जो ये कहेगा कि मैं 20 की 20 यूनिट में परिपूर्ण हूं? तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप देखो, सबसे पहले हम जो है वो सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। मैं किसी भी एग्जामिनेशन की जब भी बात कर रहा होता हूं, मैं हमेशा एक विद्यार्थी को कहता हूं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले 2 चीजें विश्वसनीयता के साथ में देख लो। एक, उस एग्जाम का सिलेबस की क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा, उस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे या उससे मिलती जुलती जो बोर्ड उसको करवा रहा है, तो उस एग्जामिनर का पैटर्न क्या है, वो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये सारे सवाल जो है वो आपके मन में उठ रहे होंगे, और इन सब का जवाब मैं एक ही वीडियो में देने वाला हूं। हम सिलेबस डिस्कशन भी करेंगे, कौन सा टॉपिक किस तरीके से जो है वो कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आप अगर कहेंगे कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसे होगा, तो वो भी हम बातचीत कर रहे होंगे, या आपका लिटरेचर का या ग्रामेटिकल का जो सारे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड बातचीत कर रहे होंगे। इससे या इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन है उनमें कैसा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रहता है। तो शुरुआत करें इस 20 यूनिट के सिलेबस की। चलो सबसे पहले तो सिलेबस ही देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सिलेबस में भाई 20 यूनिट है ना, एक एक करके जो है वो सारे पॉइंट्स को देखते चलते हैं। जैसे पहला यूनिट आपको दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट, इसमें लिखा है रीडिंग पार्ट में आपको एक अनसीन पेसेस जो है वो कहा गया है। इस अनसीन पेसेस से ये प्रोज पार्ट है। प्रोज जो है वो बच्चे गद्य पार्ट को कहते हैं, जिसमें फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या फिर आपका जो है वो लिटरेरी फॉर्म पे बेस्ड जो है वो पेसेज आपको दिखाई पड़ेगा। यानी किसी में जो है वो डाटा होंगे, फैक्चुअलिटी के बेस पे होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, या फिर आपका साहित्य विशेष में जो है वो उसको पूछा जाएगा। मतलब इतना टेंस्ड नहीं होना है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन को, यानी आपकी समझ को, इंटरप्रिटेशन को, इन्फ्रेंस को, और जो है वो साथ साथ में वोकैबुलरी के नॉलेज को चेक कर रहे होंगे। यानी एक पैसेज आपको वहां से दिखाई पड़ेगा, ठीक है, यानी एक प्रोज पैसेज आपको दिखाई पड़ेगा और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि जनरली सभी एग्जाम में होते हैं। अच्छा, अगर हम पेसेज को लेकर थोड़ी मैं आपसे बातचीत करूं तो ये 8वीं 10वीं का मामला नहीं है कि यहां आपको जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो पहली लाइन में, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरे लाइन में नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि आपकी समझ कैसी है, क्या आप लिखी हुई जो भाषा है, लिखा हुआ जो पैसेज है, क्या उसको समझ पा रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड थीम को आप जो है वो समझ पा रहे हैं, क्या उसका जवाब दे पा रहे हैं। दैट्स द क्वेश्चन। तो वहां जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसके भाव से रिलेटेड है, उसमें ट्रू फॉल्स से रिलेटेड भी स्टेटमेंट है, डायरेक्ट बेसिस के क्वेश्चंस भी हैं, और वोकैबुलरी से जैसे कोई वर्ड दे दिया कि गिवन पैसेज में से जो है वो आपको इस वर्ड का सिनोनिम बताना है या फिर आपका एंटोनिम बताना है। इस तरीके का एक पैसेज जो है वो आपको दिया जाता है। यूनिट सेकंड में आ जाओ, है ना, बहुत इजी वे में ये जो है वो कंसिडर। देखो मैं आपको बाकायदा वो पार्ट जहां से आप 100% स्कोर कर सकते हो, कि सिर्फ पैसेज में आप 100% स्कोर कर सकते हो। आप सुनो, सेकंड है आपका यही यूनिट सेकंड भी रीडिंग है, जिसमें अनसीन पेसेज आएगा, लेकिन ये पोइट्री होगी, है ना, जो है वो आपको एक स्टेंजा या आपको जो है वो एक तरीके का एक पार्ट दिया हुआ होगा जो पोइम से रिलेटेड होगा, पोइट्री से रिलेटेड होगा। उसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, आपका इन्फरेंस और जो है वो वोकैबुलरी जो है वहां से दी जाएगी। डन।
तो ये 2 यूनिट तो हो गई आपकी जो है वो रीडिंग से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, डन है। ये जो ऊपर की यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है वो तो रीडिंग की है। अलग अलग पोर्शंस होता है ना, जैसे रीडिंग और राइटिंग होता है। राइटिंग में आपका कंपोजिशन आ जाता है, जैसे लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, एसी हो गया, है ना, आपका एलिब्रेशन हो गया, ये सारे के सारे। रीडिंग वाला पार्ट डन है, दोनों पार्ट ये हमें 100% कवर करने हैं एग्जामिनेशन में। इसके लिए मैं आपको देखो सिंपल से तरीके बताऊंगा कि सबसे पहले पेसिस को, कुछ लोगों का भाव होता है, ये मिथ है एक तरीके से, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेना फिर आंसर पढ़ लेना। भाई 5वीं का पैसे सोल्व नहीं कर रहे हो कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एक बात बताओ, 5 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन थीम बेस्ड है, एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बेस्ड है, या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट कंक्लूसिव क्वेश्चन है, तो क्या आप क्वेश्चन के बेसिस पे पेसिस पढ़ोगे? ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई कहेगा कि साहब आपके पास 10 घंटे हैं, आराम से करते चलो, है ना, 1 घंटे में एक पेसिस कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अगर आप सब चीजों को मैनेज करते हैं तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी आपको जो है वो मार्क्स दिलवाती है, और वो कैसे आपको जो है वो लेने हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। उस पर बेहतरीन तरीके से हम बात करेंगे कि सर किसी भी पैसेज में जब ये क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर से वोकेबलरी के क्वेश्चन में बच्चे को बहुत दिक्कत आती है कि सर पूछ लेता है, सिनोनिम पूछ लेता है, एंटोनिम पूछ लेता है। देखो उसके लिए एक आपका जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है वो मेथड होते हैं, मतलब लाइन को पीछे से पढ़ना होता है, आगे से पढ़ना होता है, उसका एक अर्थ निकालना होता है, उसके बेसिस पे उसका जो है वो जवाब देना हो। तो वो मैं आपको जो है वो तरीके बताने वाला हूं। चलो सेकंड पे आते हैं, आपका मतलब यूनिट थर्ड पे आते हैं, सेकंड पार्ट जिसको मैं कहूंगा। यूनिट थर्ड में भाई उठाया है क्वेश्चन नाउन का, प्रोनाउन का, प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, वर्ब का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में इसने तीनों पार्ट डाल दिए हैं, डिटरमिनर्स भी डाल दिया है, आर्टिकल भी डाल दिया है और डिग्री भी डाल दिया है। डन। यानी ये एक तरीके से जो है वो देखो आपका 1 2 3 4 5 6 और 7, एक 8वां बच गया आपका इंटरजेक्शन। कुल मिला के ये जो बातचीत है ना वो किससे की गई है? यूनिट थर्ड को जो है वो आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल मैं किसी भी लेवल के एग्जाम में, चाहे मैं आरपीएससी की बात करूं, यूपीएससी में सीडीएस की बात करूं, या किसी भी लेवल की एग्जामिनेशन की बात करूं, एसएससी की बात करूं, एमपी, यूपी, बिहार, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का एक प्रचलन अलग ही चल रहा है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो समझना। जैसे आपको जो है वो क्या दे दिया, एक, चलो ले ही लेते हैं इस क्वेश्चन को साथ साथ में। थोड़ा देखो सिलेबस समझने के साथ साथ में क्वेश्चन का एक माहौल समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया आपका सी वेंट जयपुर, सी वेंट जयपुर, ठीक है। अच्छा ये आपका क्वेश्चन है, इसमें मैंने इसे अंडरलाइन किया है। नीचे ऑप्शन जो है वो ए लिखा है कि बताएं ये जो है वो नाउन है या आपका प्रोनाउन है या आपका वर्ब है या आपका जो है वो एडवर्ब है। लेट मी नो द राइट आंसर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल बी देयर, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत जल्दीबाजी में टिक करेंगे ऑप्शन ए को और कहेंगे कि सर मैं बिल्कुल ठीक करके आया हूं, ये एक क्वेश्चन तो मेरा कोई गलत ही नहीं कर सकता, ठीक है। और मैं कहूंगा कि भैया ये मैं ही गलत कर देता हूं, कोई क्यों? कारण क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने सोचा कि सर अगर जयपुर पूछ रहे हैं तो किसी भी प्लेस का नाम, है ना, जयपुर इज ए प्लेस, और प्लेस का नाम क्या होता है? प्लेस का नाम जो है वो आपका क्या होता है? सर वो तो नाउन है, बट नाउन नहीं है। यहां जो बातचीत हो रही है वो किसके रिगार्डिंग हो रही है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी होगा। कारण पूछो, क्योंकि यहां जो जयपुर है वो किसको बता रहा है? वेयर को बता रहा है, और वेयर से हमेशा जो है वो कौन मिलता है बच्चे? एडवर्ब मिलती है। समझ पा रहे हो? क्रॉस आइडेंटिफिकेशन रूल होते हैं कि हु से क्वेश्चन करोगे तो क्या आएगा, व्हाट से करोगे तो कैसे आएगा ना, WH वर्ड के आधार पे भी कुछ चीजें होती है। अब ये जो है वो आपको समझना होगा। वास्तविकता में जयपुर नाउन है, मेरी पूरी बात को ध्यान दीजिएगा, वास्तविकता में जयपुर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में जयपुर नाउन नहीं है। इस सेंटेंस में जयपुर का प्रयोग जो है वो एडवर्ब की तरह किया गया है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो व्हाट अ वर्ड इज नॉट अ बिग डील, यानी एक शब्द क्या है, ये कोई बड़ा जो है वो उद्देश्य नहीं है। शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस में कैसे हो रहा है, इसके बेसिस पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस की संख्या 4 से 5 तक हो सकती है ग्रामेटिकल पोर्शन में, है ना, अच्छी एग्जामिनेशन में। जैसे इसी की अगर मेंस की बात करें तो यहां से भी जैसे वर्ब पूछ ली, एडवर्ब, कुछ भी, तो ये हमें पढ़ने होंगे।
और इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पे भी सीखना होगा। इसके लिए, इसको सीखने के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पार्ट को सीखने के लिए तो सबसे बेहतर ऑप्शन मुझे जो है वो लगता है कि बच्चे को, देखो एक बुक का नाम बताऊंगा, है ना, बुक का देखो नाम भी बताऊंगा, साथ साथ में जो है वो नाम बताने के साथ साथ में मैक्सिमम लोग सिर्फ नाम बता के रह जाते हैं। मैं आपको उस पूरी बुक को पढ़ाने के साथ साथ में जो है वो उसकी जितनी भी प्रैक्टिस है वो सारी करवा दूंगा। डन, करवा दूंगा नहीं, मैं ये ऑलरेडी जो है वो करवा भी रहा हूं, कुछ सेशंस यूट्यूब पे फ्री भी डाल रखे हैं। रेन एंड मार्टिन, उसमें से ग्रेड की जो एग्जामिनेशन है, चाहे हम आरपीएससी की बात करें, एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, तो उसमें से मैंने बहुत सारे जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच देखे हैं, सीधे सीधे सेंटेंस क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में दिए हुए हैं, नरेशन देखे हैं, वॉइस देखे हैं, प्रीपोजिशन देखी है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो बिल्कुल विदाउट चेंज अ सिंगल वर्ड जो है वो आपको सीधा सीधा एग्जामिनेशन में मिलता है। तो उसके लिए हम रेन एंड मार्टिन का भी सहारा लेंगे, वहां से भी जो है वो पढ़ेंगे, और बाकी मैं तो आपको डेफिनेटली इसको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। डन, तो यहां से जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। लोग सिर्फ आपको कहेंगे कि भैया रेन एंड मार्टिन से पढ़ लो, लेकिन रेन एंड मार्टिन की प्रैक्टिस करना दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, उसको हम सोल्व करेंगे एक एक वर्ड को, और मजा आएगा आप लोगों को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते कैसे हैं। डन, चलो आगे चलो। फिर जो है वो एक फॉर्मेशन आती है यूनिट 4 में, टेंस। वर्ब को अगर ढंग से सीखोगे तो टेंस आधा शॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना, उसको सिर्फ 3 भागों में बांट के हमें पढ़ना होता है, कुछ स्पेशल केस होते हैं उसके, जो मैं आपको बाकायदा पढ़ाऊंगा। फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनका एक समराइजेशन है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए जो है वो मैं लिखता हूं आपका द पुअर, तो जाहिर सी बात है अब मुझे इसके बेसिस पे ये समझना होगा वास्तविकता में द पुअर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो आर आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुअर एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द लगने से जो है वो ये कंप्लीट अपनी जाति को इंडिकेट करना शुरू कर देता है, कम्युनिटी को बताना शुरू कर देता है, और ये प्लुरल की तरह इंडिकेट करना शुरू कर देता है। तो कहां पढ़ोगे इसको? कोई स्पेसिफिक टॉपिक है क्या? सर ये एडजेक्टिव में पढ़ाते हैं या आर्टिकल में पढ़ाते हैं, दोनों जगह हम इसको पढ़ाते हैं। तो एक तरीका होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इससे रिलेटेड भी अच्छे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। एरर के क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं एरर। मोस्टली, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, कोई दावा नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लिया जाए, बट एरर के क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं प्रीवियस ईयर कुछ अलग पेपरों के आधार पर भी बात कर रहा हूं जो एमपी में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, देखो एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है जहां टेंस और सेंस चेंज नहीं होता। जैसे अगर आप मुझे कहोगे कि सर आप इसका जो है वो ट्रांसलेट कर दो, आई एम ए रिच मैन, ठीक है, इसको नेगेटिव ट्रांसलेट कर दो, तो मैंने कह दिया आई एम नॉट ए रिच मैन। तो इसका मतलब पहली बार मैं कह रहा था मैं एक अमीर व्यक्ति हूं, दूसरी बार मैं कह रहा हूं कि मैं एक अमीर व्यक्ति नहीं हूं, इसका सीधा अर्थ है कि मैं गरीब हूं। डन। मैं कहूं कि भैया इसको ट्रांसफॉर्म करो, तो ट्रांसफॉर्म करते टाइम मुझे टेंस और सेंस चेंज नहीं करने हैं, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम नॉट अ पुअर मैन, मैं एक गरीब व्यक्ति नहीं हूं, इट मींस मैं अमीर हूं। तो दोनों सेंटेंस सेम रह गए, टेंस का सेंस, टेंस और सेंस दोनों सेम रह गए, बस फर्क हुआ तो किसमें, सिर्फ आपके जो है वो सेंटेंस के मॉडल में, यानी उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग आधार पे होती है, ये सेंटेंस के आधार पे भी होती है, डिग्री के आधार पे भी होती है, जो जो आपके दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और पंक्चुएशन को ट्रांसफॉर्म करना। पंक्चुएशन में मतलब यूजुअली आपको जो है वो ज्यादातर जो क्वेश्चन दिया जाता है वो इंटरजेक्शन का दिया जाता है, ये वाले साइन का, जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ठीक है, ये आपको दे दिया एक जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तौर पे, आपको कह दिया आपको जो है वो व्हाट अ प्रिटी गर्ल सी इज, आगे जो है वो एक्सक्लेमेटरी लगा के दे दिया, पूछ लिया कि भैया इसका जो है वो असर्टिव ट्रांसलेट करो इसको, तो आपको कहना है सी इज व्हाट अ प्रिटी गर्ल सी इज, तो सी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल, सी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल। सिंपल सा एक तरीका होता है, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ईजी है। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दो लगभग जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इन दोनों टॉपिक के लिए मैं आपको एक चीज पढ़ने के लिए कहूंगा, और वो है आपकी वर्ब। अगर आपने मेरे साथ में वर्ब को भी ढंग से पढ़ लिया तो मैं ये दावा करता हूं, ठीक है, आप कोई भी यूट्यूब का पुराना सेशन उठा के देख सकते हो जहां मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव पढ़ाए हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी मैं अगले 30 मिनट में आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, मतलब ये वाला जिसमें से आप कभी भी भविष्य में किसी भी लेवल के एग्जाम में गलती नहीं करोगे, क्योंकि उसमें मैं कुछ फिक्स जो है वो आधार बताऊंगा, और उसका मेन आधार होता है वर्ब।
90% तक क्वेश्चन जो है वो सीधे वर्ब देख के आप शॉर्ट आउट कर सकते हो कि ये इसका आंसर होगा और ये नहीं होगा, है ना। ये एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, हजारों क्वेश्चन में जो है वो ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने लगा के देखिए अपने स्टूडेंट्स को भी जो है वो सिखाई। तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर दैट सेम टॉपिक, है ना। यहां से हमें नंबर कवर करने ही करने हैं, इस टॉपिक से नंबर बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये वाला पार्ट जहां हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरी पूछेगा, इसको हम समझेंगे रेनन मार्टिन के आधार पर, इसका जो है वो प्रैक्टिस भी करेंगे। यहां तक डन है। देखो मैं सिर्फ सिलेबस नहीं बता रहा हूं, मैं एक स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूं कि क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। सिलेबस तो यही सी बात आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि साहब ये 20 यूनिट है, ये सिलेबस है। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। डन, आ जाओ। यूनिट 5 कहती है कि आपको कंपाउंड सेंटेंस, जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया जो कंपाउंड है, उसको कह दिया कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दो। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपका, जिसमें कॉम्प्लेक्स में आपको क्लॉज दी हुई है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज जिसको अपन कहते हैं, या फिर आपका एडवर्ब क्लॉज। इन क्लॉज को पढ़ना है, बहुत सिंपल है। अपन फ्रेज और क्लॉज दोनों को ही समझेंगे और फिर इस पे बातचीत करेंगे, है ना। ये जो सेंटेंस है कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, मिक्स्ड है, ये क्लॉज के आधार पे बनते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंस मेनली। द फर्स्ट वन दैट इज बेस्ड ऑन ग्रामर, है ना, जो बेस्ड ऑन ग्रामर है। जैसे हम कह रहे हैं कि आपका असर्टिव, इंटरोगेटिव। असर्टिव में आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव आ जाता है, फिर इंटरोगेटिव में आपका यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप आ जाता है, फिर आपका इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। वो तो ग्रामेटिकल बेस्ड है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, कि किसमें कौन कौन सी क्लॉज आएगी, कितनी क्लॉज आएगी, वो सारी इसमें बातचीत कर रहे होंगे। डन। यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। यूनिट मतलब सब यूनिट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि साहब, ऐसा है कि एग्जाम में कि किसी यूनिट से क्वेश्चन ना पूछे, ना जी ना, सब यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें से मैंने कह दिया 5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, सीधे सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा, ठीक है। इससे 5 हो गए, इससे 5 हो गए, इससे 5 हो गए, इससे 5 हो गए। अब 5 में से जैसे मान लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया, 2-2 पूछ लिए, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया या ये कम ज्यादा पूछ लिया, वो डिपेंड करता है ना। फिर नंबर आता है कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स, इनको बदलने का। वोकैबुलरी में आपको सिनोनिम्स पढ़ने हैं, ठीक है, आपको एंटोनिम्स पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं, फ्रेजेस पढ़ने हैं, होमोफोन्स पढ़ने हैं, हार्मोनियम्स पढ़ने हैं, होमोग्राफ्स पढ़ने हैं, और प्रीफिक्स और सफिक्स यानी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। भाई कुछ तो छोड़ देता है ना। इतना तो जो है वो अत्याचार कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे, लेकिन कुछ नहीं छोड़ा है। भैया पूरी यूनिट में वोकैब जो है वो पढ़ा दो और पढ़ लो। डन, इसको तैयार करना है। फिर आते हैं अपन जो है वो लिटरेचर के फॉर्मेशन पे, या मैं कहूं कि भाषा की समझ पे आते हैं। अभी तक जो है वो हमारा रीडिंग का पार्ट था, उसके बाद में ग्रामेटिकल पोर्शन था, ये वाला रीडिंग हो गया, ये वाला ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया। यूनिट 6 पे आते हैं। क्या कहती है यूनिट 6? अच्छा, यूनिट 7 देखो। यूनिट 7 में आपको सेंटेंस दिया, सेंटेंस में पूछ लिया कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज किया गया है, जहां सिम्बली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, पैराडॉक्स है, आयरनी है, अलिट्रेशन है, हाइपरबली है, असोनेंस है। बहुत सिंपल है ना भाई। सिम्बली और मेटाफर जो है वो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपका सो, लाइक और एज का यूज जहां किया जा रहा है, ठीक है। जैसे यू लुक लाइक अ लाइन, यू लुक लाइक अ लाइन, तुम कैसे दिखते हो? एक लाइन के जैसे दिखते हो। यू आर अ लाइन, तुम एक शेर हो, तुम एक शेर हो। तो एक जगह सिमली है और एक जगह जो है वो मेटाफर है। सिंपल सा। आपका पर्सोनिफिकेशन जहां हम मानवीकृत कर देते हैं आपका नॉन लिविंग थिंग्स को। आपका पैराडॉक्स है, आयरनी है, आपका जो है वो एल्ट्रेशन, सब पढ़ लेंगे अपन, है ना। मैंने पढ़ा भी रखे हैं ऑलरेडी बहुत सारे बेसिस में, डोंट वरी अबाउट। तो इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको बहुत सारी एग्जामिनेशन में, जो आरपीएससी भी करवाता है, जो आपका एमपी करवाता है, या यूपी करवाता है, बिहार करवाता है टीचर्स की, वहां आपको रेनन मार्टिन से सीधे सीधे सेंटेंस मिल जाएंगे मैच करे हुए, ठीक है। मैं दिखा भी दूंगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे कि भैया ये सेंटेंस देख लो, ये बुक देख लो, है ना। चलो, आपका यूनिट नंबर 8 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है ना। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है जिसमें सोनेट पूछ लिया। अब सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा है कि भैया जो है वो इनमें से, जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया कि भाई पेट्रार्कन सोनेट की जो है वो क्या फॉर्मेशन रहती है, या आपको जो है वो एक तरीके से जो है वो क्या दी गई है, सोनेट दी गई है, ठीक है। सोनेट जो है वो कितने लाइन की होती है, इस तरीके से, है ना। उसका जो है वो फॉर्मेशन क्या है। यहां से भी एक कुछ एग्जामिनेशन में, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा आपका जो है वो गया था कि जो सोनेट है, जो आपका सोनेट है पेट्रार्कन, इसमें आपका जो है वो क्रम क्या है। तो आपका क्या है, क्रम क्या है, ए बी बी ए,
सी डी ई, और आपका जो है वो ये 14 लाइन का है, जिसमें से जो है वो ए बी बी ए आपका जो है वो सी डी ई, ये कितने हो गए, 4 और 3 7 हो गए, और 7 7 14। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो मैं मतलब रिलेटेड वहां टॉपिक में ही बात करेंगे, यहां इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा बात करके भी फायदा नहीं है। तो इससे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर आपका सोनेट का टाइप पूछा जा रहा है, या फिर आपका जो है वो सोनेट के बारे में आपका जो है वो ओड है, एलिजी है, सटायर है, ब्लैंक वर्स है, आपका फॉर्म ऑफ स्टेंजा है, सिलेबल है, या आपका राइम स्कीम है ना, आपको राइम स्कीम मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, जैसे फॉर्म ऑफ स्टेंजा कौन सा है, सिलेबल डिवीजन इसका क्या है, या आपका जो है वो राइम स्कीम क्या है। तो हमने अभी बात की किसके बारे में कि भैया सोनेट की जो है वो राइम स्कीम क्या है, तो वो क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड बातचीत करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट जो है वो कुछ एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यूनिट 9 के बारे में। तो यूनिट 9 से लेकर 14 तक जो यूनिट है, 9 से लेकर 14 तक की जो यूनिट है वो रिलेटेड है आपकी किससे, 9 से 14 तक की जो यूनिट है ना बच्चे, वो किससे रिलेटेड है, आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है। मतलब एनसीईआरटी जिसको आप एससीईआरटी के नाम से जो है वो जानते हैं, स्टेट के बिहाफ पे, मतलब एनसीईआरटी का ही पैटर्न है एक तरीके से, सिंपल सा बात ये मानो आप। राजस्थान में भी ये चलती है, एमपी यूपी आजकल सब जगह कॉमन ही कर दिया है इसको। 9th और 10th का पार्ट आपको दिया है, जैसे 9th आपको दिख रही होगी, इसमें आपको जो है वो 10th आपको दिख रहा है, फिर इसमें आपको जो है वो 9th है, इसमें आपका जो है वो 9th और 10th है, और आपका 9th है, और लास्ट वाला जो है वो आपका 10th है। तो इनसे रिलेटेड है। अब इनसे रिलेटेड क्या है ऐसा कि सर एनसीईआरटी में से क्या पूछेगा, एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 यूनिट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पढ़ना है, क्या सर हम ऊपर ऊपर से, जैसे मान लो कि हमने पढ़ लिया ए लेटर टू गॉड जो है वो उसके राइटर कौन है ना, उसके जो है वो ऑथर कौन है, राइटर कौन है, तो हमने कह दिया आपका जो है वो फिंटे साहब जो है उसके राइटर है, सिंपल सा एक क्वेश्चन हुआ। या फायर एंड आइस के जो है वो राइटर कौन है। अब देखो चैप्टर या फिर मेनली पोइट्री से रिलेटेड तो राइटर याद करने हैं। चैप्टर में एक तो हमें याद करना है कि चैप्टर की थीम, चैप्टर के कैरेक्टर, जैसे अगर ए लेटर टू गॉड की हम बात करें तो ए लेटर टू गॉड जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, एक किसान है, लेंचो है, वो भगवान से जो है वो अपनी मतलब एक तरीके से फसल जो है वो उसकी खराब हो चुकी है, तो उसे दोबारा बोने के लिए कुछ धन की आवश्यकता उसको महसूस होती है, और भगवान के प्रति उसका जो है वो विशेष एक क्या है, फेथ है, एक विश्वास है कि भगवान जो है वो उसके लिए कुछ बेहतर करेगा, और वो उसी क्रम में भगवान से कुछ पैसों की उम्मीद करता है, कुछ जो है वो मूल्य उनसे लेता है कि भैया मुझे इतना पैसों, मतलब 100 पैसों जो मुद्रा है वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो पूरी थीम पढ़नी होगी कि कैरेक्टर कौन है, क्यों चाहिए। जैसे लास्ट एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंचो ने जो पैसे मांगे थे उसका मुख्य कारण क्या था, यानी किस बिहाफ पे उसने पैसे मांगे थे, किस चीज के लिए जो है वो पैसे मांगे थे। तो उसका जो है वो एक तरीका होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो थीमेटिक भी हो सकता है, या आपका जैसे जो है वो कुछ एग्जाम्स में अलग तरीके के हैं, जैसे फायर एंड आइस को जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, मैं कुछ एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूं जहां से मैंने पेपर को जो है वो पहले देखा है कि किस लेवल पे मैं आपको इसको जो है वो समझा पाऊं कि आपको क्या पढ़ना है। कई बार लोग है ना बड़ा जो है वो अपना आर्थिक जो है वो मामला साधने के तौर पे कहते हैं एनसीईआरटी तो ऐसे ही है, पढ़ लेना, तुम पढ़ लेना, बस चैप्टर पढ़ लेना। चैप्टर क्या पढ़ लोगे चैप्टर में? क्वेश्चन पूछा है कि भैया फायर एंड आइस में अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो फायर एंड आइस किससे रिलेटेड है, मतलब किसको जो है वो एक तरीके से जो है वो दर्शाते हैं, किस चीज को दर्शाते हैं। अब ये कहाँ है, फायर एंड आइस है, उसके नीचे जो है वो एनसीईआरटी में ही क्या दे रखा है आपका, एक थिंक मोर जो है वो थॉट्स अबाउट द पॉइंट दिया हुआ आता है, वहां से उस क्वेश्चन को उठाया गया। क्या लेवल का क्वेश्चन था यार, रिजिडिटी उसका आंसर था, दैट वाज द क्वेश्चन, है ना। तो बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ना है। जैसे यूनिट 9 आपका द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, लिटिल गर्ल, ट्रिली ब्यूटीफुल माइंड, स्नैक एंड मिरर, है ना, चाइल्डहुड रिसर्च, ये सब जो है वो 9th के हैं। इफ आई वर यू आपका 10th का, जैसे ए लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला है आपका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, मिस बिल द ऑटर है, मैडम राइट्स द बस है, प्रपोजल, ग्लिम्पेस ऑफ इंडिया जिसमें अलग अलग स्टोरी है ग्लिम्पेस ऑफ इंडिया में, जहां पे अपन बेकर ऑफ गोवा की बात करते हैं, आपका कुर्ग की बात करते हैं, टी फ्रॉम असम की बात करते हैं, ये 10th की जो है वो सेक्शन में दिया हुआ। फिर आपका लॉस्ट चाइल्ड, हैप्पी प्रिंस, लास्ट लीफ, ईश्वर एंड द स्टोरी टेलर और एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये जो है वो 9th में है। आपका ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी, ये सेकंड बुक जो है ना 10th की, ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी, ठीक है। थीप्स स्टोरी, नेकलेस, मिडनाइट विजिटर और भोली, ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर है यार, बहुत प्यारा, मतलब वैसे तो सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे हैं बट कुछ कुछ तो बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ये हमें पढ़ने हैं। फिर हमारा जो है वो यूनिट 13 में रेन ऑन द रूफ है, द लेक,
आपका इसलिए ऑफ इंस्फ्री है, आपका विंड है, ऑन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील अ लेजेंड, आपका लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है, ये भी हमें पढ़ना है। फिर आपका नंबर आता है डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू, बॉल पोइम, अमेंडा, आपका जो है वो ऑन किलिंग अ ट्री, ये सब पढ़ने हैं भैया। ये पूरा का पूरा जो है वो एक तरीके से एनसीईआरटी है 9 से 14 तक। डन, 9 से 14 तक जो है, चलो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी। उसके बाद में जो है वो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी बता चुका हूं कौन कौन से। अगर पोइम है तो पोएट का नाम याद होना चाहिए, उसकी थीम, जो मेन पॉइंट लिया गया है वो किससे रिलेटेड है, वो किस बात को दर्शाता है। जैसे फायर एंड आइस जो है वो किसको दर्शाता है, आपका जो है वो जो भी पोइम्स है, या ए लेटर टू गॉड है तो उसके कैरेक्टर, उसमें क्या खास बातचीत है उसमें, तो वो सारी बात हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। फिर अपन बात करते हैं सर आगे की यूनिट जो है वो 15 से लेकर 20 तक जो यूनिट है वो आपकी रिलेटेड है लिटरेचर से, है ना। जैसे इसमें देखो और मतलब किस टाइप के क्वेश्चन है वो भी बताया गया है कि 9 से 14 तक की यूनिट में ऑथर का पर्पस क्या है, ठीक है, मतलब किस पर्पस से उसने ये लिखा है। एनालिसिस है, इवेल्युएशन ऑफ थीम्स है, मैं बता चुका हूं थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, एंड कैरेक्टर्स उसके कौन कौन से हैं, है ना। कैरेक्टर मतलब जैसे सीधा पूछ लिया कि ए लेटर टू गॉड का कैरेक्टर कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है, तो लेंचो उसका मेन कैरेक्टर है ना। उसमें तो है ही कैरेक्टर जो है वो गिने चुने, एक पोस्ट मास्टर है, एक जो है वो एम्प्लॉय है पोस्टमैन, मतलब पोस्टमैन के तौर पे, और आपका लेंचो है, उसकी वाइफ है और उसके जो है वो बच्चे हैं, सिंपल सा। आपका थीम है, कैरेक्टर है, वोकेबलरी है, कंटेक्स्ट है, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है वो इस कंटेक्स्ट में पूछे जाते। अब चलो पोइट्री, आपको जो है वो 5 पोइट्री बहुत सिंपल है ना, बहुत कोई डिफिकल्ट पोइट्री नहीं है, ये आपको जो है वो दी गई है। जैसे जॉन कीट्स आपको जो है वो पढ़ना है पोइट्री के पार्ट में, आपका जॉन कीट्स है, तोरू दत्त है, वाईबी, आपका विलियम बटलर यीट्स है, सरोजनी नायडू है, गुरु नानक देव है, ये आपको 5 पोइट्री पढ़नी है। अब पोइट्री में पोइट्री यानी पोइम से रिलेटेड जो है वो जैसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया इसके राइटर कौन है, उससे रिलेटेड पूछ लिया, पोइम से रिलेटेड जो है वो एक लाइन दे दी, या उसका जो है वो उसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली, या ये पूछ लिया कि भैया ये जो लाइंस है स्पेसिफिक किस से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर नंबर आता है आपका प्रोज, गद्य में जो है वो विलियम हैजलिट का जो है वो ऑन गोइंग अ जर्नी, एजी जो है वो गार्डनियर का जो है वो ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स, और फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज आपको जो है वो पढ़ना है, ये प्रोज पार्ट में ना। ये तो आरपीएससी में भी है, फ्रांसिस बेकन है ना, ऑफ स्टडीज। डन। फिर आ जाओ 17 नंबर पे, फिक्शन में जो है वो चार्ल्स डिकिन का जो है वो डेविड को जो है वो कॉपरफील्ड, इसके अलावा जो है वो वर्जीनिया वुल्फ का जो है वो मिसेस आपका डेलोवे, ये जो है वो आपको पढ़ने हैं। ड्रामा में आपको विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ना है, जॉन जो है वो गेल्सवर्दी का द सिल्वर बॉक्स पढ़ना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना, इसके कैरेक्टर पूछ लिए, है ना, इसका जो है वो पार्ट पूछ लिया, ये कुछ तरीके के जो है वो क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछे जाएंगे। फिर शॉर्ट स्टोरीज में आपको आर के नारायण से आपको पढ़ना है, जो उनका द इंग्लिश टीचर है, रस्किन बॉन्ड का द रूम ऑन द रूफ, और रविंद्रनाथ टैगोर का काबुले वाला। जैसे आरपीएससी में भी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है, और यहां जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का काबुले वाला, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। काबुले वाला एक अफगान का जो है वो एक सेलर के तौर पे इसको जो है वो जानते हैं, और इसके बारे में जो है वो बातचीत की गई है, कैसे ये एक छोटी बच्ची में जो है वो अपने बच्चे की झलक देखता है, इस तरीके की बातचीत इसमें की गई है, तो वो भी अपन इस पे बातचीत करें। एंड लास्ट जो यूनिट नंबर 20 है, दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, है ना, रिनोड जो ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, और उनके जो है वो वर्क है, कौन से, हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटर्स, है ना, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये भी आपको जो है वो पढ़ना। भाई साहब 20 यूनिट में सब कुछ डाल दिया इसने, ना, प्रोज, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, ड्रामा, सब कुछ जो है वो डाल रखा है। एनसीईआरटी डाल दी, रीडिंग डाल दिया, वोकेबलरी डाल दी, ग्रामेटिकल पोर्शन डाल दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे डाल दिए, बट मजा आएगा, है ना। डिफिकल्ट लेवल की, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो ये बहुत अच्छे लेवल पे पेपर का जो मतलब एक तरीके से अब हम आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। पेपर का जो लेवल है ना, आपका पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहना है, ये मान के चलो आपका जो है वो मॉडरेट टू एडवांस रहना है, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं है। देखो सिंपल किसको कहते हैं, आप समझो मेरी बात को, सिंपल का मतलब तो ये है मॉडरेट पे पेपर अपने आप चला जाता है। अगर किसी को ये लगता है, जैसे मान लो अपने एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, ठीक है, अब सुनो, मैं एक पैटर्न बताता हूं आपको किसी भी एग्जाम का, चाहे अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी लेवल के एग्जाम में 100 में से 40 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे,
40 क्वेश्चन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो बेसिक से रिलेटेड होंगे, वो लगभग लगभग जिसने तैयारी की है उन सबको आते हैं, चाहे वो ग्रामर के हो, चाहे वो जो है वो आपको, जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि भैया सोनेट में कितने लाइन होती है ना, तो हमने इतना नॉर्मली तो जिसने जो है वो लिटरेचर पढ़ा है तो वो सिंपली कह देगा कि 7-14 लाइन की जो है वो पेट्रार्कन सोनेट है आपकी, है ना। सोनेट का जो है वो टाइप पूछ लिया, राइम स्कीम पूछ ली, तो ये भी रटा हुआ है कि आपका जो है वो ABBA CDE CDE, मतलब ये जो है वो उसकी क्या है, राइम स्कीम है, तो सिंपल है। अब ये तो हो गए बेसिक लेवल पे, फिर नंबर आता है मॉडरेट का, फिर नंबर आता है आपका जो है वो मॉडरेट का, जैसे 30 क्वेश्चन जो है वो किस लेवल पर है, आपका मॉडरेट के लेवल पर है, और 30 क्वेश्चन जो है वो आपका एडवांस के लेवल पर है। ये जो 40 है वो लगभग लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बाद में जो है वो इन 30 में जो है वो ये संख्या आधी से भी कम हो जाती है, और यहां वो पहुंचता है जिसकी तैयारी, प्रैक्टिस और चीजें बहुत बेहतर है। ये फिर जो है वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आते हैं, समझ पा रहे हो, मतलब किसी भी एग्जाम का एक ओवरऑल व्यू मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये मत सोचना कि आपको जो है वो 100 में से 5 क्वेश्चन सिंपल दिख गए तो आपको लग रहा है पेपर तो सिंपल है। भाई पेपर सिंपल है क्योंकि 100 में से 5 ही क्वेश्चन सिंपल है, 100 में से 40 भी सिंपल है तो वो सिंपल थोड़ी ना है, वो तो पास हुआ है बच्चा, है ना। ये तो सब क्या आ रहे हैं, तुम सेग्रीगेट कैसे करोगे भाई, उतनी पोस्ट में तुम्हें मार्क्स क्यों दे, तुम्हें जो है वो सिलेक्शन क्यों दे, तुम्हें ही क्यों लिया जाए, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनर। तो हमें उसके लिए क्या करना है, मॉडरेट और एडवांस लेवल को जो है वो सेग्रीगेट करना है, जो हर स्टूडेंट नहीं कर पाता। एक आम स्टूडेंट और एक अच्छे जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ में चलने वाले स्टूडेंट में यही फर्क है। तो ये था आपका जो है वो सिलेबस का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि सर आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं। ठीक है, सुनो, बहुत सारे साथी जो है वो इस एक अच्छी एग्जामिनेशन के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 मार्च के बाद में जो है वो एग्जामिनेशन आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है वो समय बहुत कम दिया गया है। अब इतने समय में इतना सारा सिलेबस कवर करके पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही अपने आप में जो है वो इट्स अ हार्ड नट टू क्रेक। एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बता दिया है मैंने कि ये डिफिकल्ट प्रतीत होता है, लेकिन उतना भी नहीं जितना हम सोच पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जो है वो क्या करना है, सर देखो, जहां से जैसे एनसीईआरटी मैं भी आपको पूरी पढ़ाऊंगा और आपको इसके कैरेक्टर्स वगैरह तो देखने ही देखने हैं फटाफट से। आप अगर जो है वो रीडिंग फॉर्मेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आपका जो है वो ग्रामेटिकल फॉर्मेशन में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और आप जो है वो किसमें, वोकेबलरी में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो, क्योंकि एग्जैक्टली इतनी सारी वोकेबलरी अब एकदम से 50-55 दिनों में याद कर पाना दैट इज नॉट मच पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। फिर बात आती है लिटरेचर की, तो लिटरेचर वाले पार्ट में आपको जो है वो एवरेज अगर आप अच्छे मार्क्स बना लेते हो, जैसे मान लीजिए कि अगर 30 क्वेश्चन लिटरेचर के पार्ट में से आ रहे हैं, आपके 6 हैं, तो लगभग मान लो 30 से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन भी सही किए हैं और यहां के पार्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आप खेल जाओगे, सिलेक्शन में खेल जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे सिलेक्शन ले लूंगा, मैं सिर्फ ग्रामर के बेस पे सिलेक्शन ले लूंगा, ना, अकेले किसी भी यूनिट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पढ़ना सबको है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम यानी मैं आपके लिए स्पेशली जो है वो पूरे प्रोग्राम में एमपी की मेंस में जो है वो आपके लिए क्या करने वाला हूं, इसकी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। और वो ये है कि आपको ये कंप्लीट बैच जो है वो मैं एक प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसकी जो है वो कंप्लीट, इसको समझ लीजिएगा कि ये लिखने के साथ में इसमें सारी बात हो चुकी है कि कंप्लीट कोर्स में 20 यूनिट मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें से मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जो ग्रामर होगी, ग्रामर के मोस्टली टॉपिक जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगे, रिकॉर्डेड ऑलरेडी। ये एक ऐसा बैच है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सिर्फ ग्रामर का, ना कि कंप्लीट का। पूरी बात सुन लीजिएगा, सिर्फ ग्रामर के। क्यों? क्योंकि अब अगर हम ग्रामर को भी पढ़ने बैठेंगे ना भाई, नॉट पॉसिबल। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा रेनल्ड मार्टिन की। रेनल्ड मार्टिन जो है इसका मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा ग्रामर की, समझ गए मेरी बात को आप? तो वो आपके क्या होगा, टॉपिक भी हो जाएगा और वहां से सॉल्यूशन भी हो जाएगा। अब आप भले ही चाहे दिन में 5 क्लास लो, 7 लो या 10 लो, डिपेंड्स ऑन यू। ग्रामर कोई बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजीली आप समझ पाओगे। आप पढ़ के देखना उसको ना, बहुत बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाई हुई है। और वो किसी लाइव बैच की रिकॉर्डिंग नहीं है, जैसे चलते हुए बैच की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड किया हुआ है कि किसी खास एग्जाम में उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन को डाला जा सके। डन?
तो उसमें बीच में रोकने टोकने का या किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछा हो, बातचीत करी हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड। डन। सिर्फ ग्रामर का। बाकी क्या रह गया सर? बाकी जो पार्ट है वो आपको फटाफट से, जैसे एनसीईआरटी में पूरी पढ़ाऊंगा, इसके जो है वो 6 यूनिट आपकी जो है वो 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये जो है वो लिटरेचर वाला पोर्शन में आपको जो है वो अलग से करवाऊंगा। ये दोनों पोर्शन में आपको जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। जनवरी का जो भी टाइम बचा हुआ 10 दिन तो ये है फैब, और लगभग 10 मार्च तक हम कंप्लीट कर लेंगे सब कुछ, है ना। एवरीथिंग विल बी क्लियर। 10 मार्च से पहले पहले ही हो जाएगा। ये आप 100% की श्योरिटी रखिए। प्रैक्टिस सेशंस में आपको लगवा दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो इस कोर्स में आपके लिए रह जाएगी। और हमें कुछ मित्रों ने की बार निवेदन किया कि सर आपकी फीस बहुत ज्यादा होती है हर बार, तो इस बार आप जो है वो फीस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समय कम है, हम सभी आपके बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो फाइनेंशियली भी हमें सुविधा हो, इसलिए अब की बार जो है वो फीस इसकी 1999 रुपए ही रखी गई है, जो यूजुअली आरपीएससी के बेसिस में नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, लगभग 55 दिनों में अपन को ये सब कुछ करना है। जो लिखा हुआ है वो सब मिल जाएगा, यानी 20 यूनिट एनसीईआरटी में खुद पढ़ाऊंगा। आपके जो है वो पूरा टॉपिक टू टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा। आपको जो है जैसे मान लो लेंचो है तो उसको पूरा का पूरा मैं पढ़ा भी दूंगा, साथ में उसके कैरेक्टर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम उसी टॉपिक में जो है वो बातचीत कर रहे होंगे। एनसीईआरटी में से पूरे के पूरे नंबर कवर करने हैं, साथ में ग्रामेटिकल पोर्शन में से आपका जो है वो रीडिंग के फॉर्मेशन में से, यहां से तो कंप्लीट उठाने हैं। आपको जो फिगर ऑफ स्पीच है वहां से नंबर जो है वो काउंट करने हैं। इसके अलावा जो है वो फिर नंबर आता है सर लिटरेचर के फॉर्मेशन का, तो उसमें मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से बेस्ट देना है। कोशिश करनी है कि अगर मान लीजिए 30-35 नंबर का जो है वो पैटर्न वहां से पूछा जाए तो हम मिनिमम टू मिनिमम 20 से 25 मार्क्स वहां से उठा लें। इतना उठा लिया तो फिर बाकी जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली जो है वो सिलेक्शन रोक देंगे। ये शुरू हो रहा है कल से, ठीक है। आपको जो है वो मिल जाएगा, तो इसके लिए रेडी हो जाओ, अपने साथियों के साथ में शेयर कर देना। मैं फिर कह रहा हूं प्रैक्टिस इस बुक से ही होगी, और आपको कई सारे सेंटेंस सीधे मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में, एग्जैक्टली सेम टू सेम। ये पूरा पैटर्न जो है वो रहने वाला है। आपको इसके लिए जो है वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लेट्स लर्न विथ अजय सर के नाम से। वहां आपको ये बैच मिल जाएगा, लेट्स लर्न विथ अजय सर के नाम से, ठीक है। अपना टेलीग्राम चैनल भी यही है, टेलीग्राम और ऐप, ठीक है। दोनों आपका यूट्यूब भी यही है, सेम टू सेम, सब कुछ इसी नाम से। मतलब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह और मिलते रहे। और मैं स्पेशल पेड बैच का एक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, ताकि आप मुझसे सीधे कनेक्ट हो पाए। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं मैसेज। और अगले जो है वो 2 से 3 दिन बाद में आपको मिलेगी एक सूचना, जिसमें हम जो है वो जारी करेंगे आपका जो है वो अपकमिंग टेस्ट सीरीज। अपकमिंग जो है वो टेस्ट सीरीज भी इसके लिए जो है वो स्पेसिफिक बनाई हुई टेस्ट सीरीज अपन डेट वाइज 3-3 दिन का गैप लगा के जो है वो इसमें करने वाले हैं। तो सारे का सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, उसके साथ साथ में सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएगी। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कॉल मोस्टली जो है वो अगर नहीं भी उठा पाते हैं तो व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। डन है। अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, बाकी बातचीत हम जो है वो करते रहेंगे। मुलाकात करते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।